हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और पीछे हमने क्या पढ़ लिया है, ये बताने से पहले एक बात बताता हूं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात यही है कि अगर आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो और आप क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, सभी को कंप्लीट कराते हैं। अभी आपको शुरू में थोड़ा कम वीडियो मिलेगा और थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी कम हो, लेकिन लगातार हम अपने क्वालिटी को बढ़ाने के प्रयास में हैं और जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड वगैरह भी लाएंगे ताकि आपको पढ़ने में और भी सुविधा हो और मुझे पढ़ाने में भी सुविधा हो। तो क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, सिखाने में, और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस आप अपना दोस्त मान सकते हैं। मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, आप सीखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हमारा क्लास 11th का चल रहा था दूसरा चैप्टर, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। तो सोशियोलॉजी में कुछ बेसिक शब्द होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लगते हैं, लेकिन उनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनको भी समझना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप सोशियोलॉजी को पढ़ने के क्रम में अच्छे से पढ़ पाएँ, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए एनसीईआरटी दूसरे चैप्टर में ही ये शामिल करती है। देखिए, हम लोग जितना जानते हैं सोशियोलॉजी के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो दशमलव में मात्र जानते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और आप अगर एक एक सब्जेक्ट में पीएचडी भी करते हैं फिर भी आपको लगता है कुछ कम ही है। तो वहाँ भी वो पीएचडी भी करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो गया है या पूर्ण रूप से आप ज्ञानी हैं। तो लेकिन हम सोशियोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के हिसाब से, वो हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो हमने पिछले 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर कर लिया है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक वो कवर हो चुका है। सबसे पहले हमने देखा था परिचय, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर की समरी के रूप में क्या क्या बताता है, फिर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था सामाजिक समूह, कि सामाजिक समूह क्या है। और फिर उसके बाद हमने देखा समाज के बारे में, और समाज क्या है, सोसाइटी क्या है। समाज के बारे में हमने चैप्टर 1 में ही अच्छे से पढ़ा था, समाज क्या है और इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसलिए हमने यहाँ समाज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। इसके बाद हमने दिखाया कि सामाजिक समूह और समाज में क्या डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम परिभाषा पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यार सामाजिक समूह और समाज एक ही है, जबकि उनमें कुछ डिफरेंट होता है। तो फिर हमने उसके डिफरेंट को समझा कि क्या अंतर है। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक समूह के प्रकार, अब इस सामाजिक समूह के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे यहाँ हमने पढ़ा प्राथमिक समूह, उसके बाद पढ़ा द्वितीयक समूह, उसके बाद पढ़ा अंतः समूह, फिर उसके बाद पढ़ा बाह्य समूह। इन सब समूहों की परिभाषा पढ़ते हुए इसके बाद इन सभी समूहों की विशेषताएं क्या हैं, ये सब भी हमने पढ़ा। और हम ये भी देखें कि कैसे इन विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं कि कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी सोशल ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, तो कैसे हम समझ पाएंगे कि कोई प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, या अंतः समूह है, या बाह्य समूह है। तो इसकी विशेषताओं को भी हम लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे उसी प्रकार में, सामाजिक समूह के प्रकार में ही संदर्भ समूह। संदर्भ समूह क्या है, रेफरेंस ग्रुप। फिर उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे समवयस्क समूह। तो इन सब अभी अभी 2-4 और बचे हैं प्रकार, लगभग 2-3 और बचे हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा सामाजिक स्तरीकरण। तो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण। तो चलिए हम देखते हैं संदर्भ समूह क्या है। आपने आप किसी को अपना संदर्भ समूह मानते हैं, या आप किसी को अपना प्रेरणा मानते हैं कि ये मेरे आदर्श हैं, इनसे मैं मोटिवेट रहता हूँ, मुझे इनके जैसा बनना है। अगर एक शब्द में कहें ना, तो संदर्भ समूह वही है। आप जिसे अपना प्रेरणा मानते हैं, जिसे अपना आदर्श मानते हैं, वही आपके लिए हो गया संदर्भ समूह। हम इसे अच्छे से पढ़कर समझते हैं, और मैंने लिखा भी इसीलिए है ताकि आप नोट्स भी बना पाएँ, स्क्रीनशॉट लेकर, या क्लास के साथ नोट्स कर सकते हैं तो नोट भी कर लें। तो संदर्भ समूह है क्या?
संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, इन सब बातों को देखिए, व्यवहार और जीवन शैली को तय करने के लिए आधार बनाता है। मतलब संदर्भ समूह वह है जो हम यह देखते हैं, इसके अनुसार हम बनाते हैं कि हमारा विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, जीवन शैली कैसा हो। जैसे आपने किसी समाज के किसी आईएएस के वर्ग को देखा, बहुत सारे आईएएस हैं, डीएम हैं, तो आप उनको जब देखते हैं तो हो सकता है आपका भी लक्ष्य वही हो, तो आप उनको अपना संदर्भ मान लेते हैं कि ये मेरे आदर्श हैं, ये मेरे संदर्भ हो गए। अगर आप उनको आदर्श माने तो वो आपके संदर्भ हो गए। मतलब संदर्भ और आदर्श एक बात हम कह सकते हैं कि दोनों लगभग एक है, लेकिन अंतर होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वह समूह होता है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, व्यवहार और जीवन शैली को तय करने के लिए आधार बनाता है। हमारा जीवन शैली कैसा हो, हमारा जीवन शैली कैसा हो। अर्थात अगर हम सरल शब्दों में देखें, अर्थात जिन लोगों या समूहों को देखकर हम सोचते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। अब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर आपके गांव में कोई अच्छा डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और अगर आपके गांव में कोई अच्छा डॉक्टर है, तो उसको देखकर ही वो मोटिवेट होता होगा, अपना आदर्श मानता होगा। तो इसलिए लोग वो डॉक्टर जो हो गया, डॉक्टरों का समूह जो हो गया, उस व्यक्ति के लिए क्या हो गया, संदर्भ हो गया, संदर्भ समूह हो गया। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, जैसे एक आईएएस के समूह को देखकर सभी लोग अपना संदर्भ मानते हैं, उस व्यक्ति को, उस समूह को अपना संदर्भ मानते हैं। आखिरकार हमने ये समझ लिया कि संदर्भ समूह है क्या, रेफरेंस ग्रुप है क्या, लेकिन हम रेफरेंस ग्रुप को पहचानेंगे कैसे? क्या इसकी कोई विशेषता है? हाँ, हम इसकी लगभग 4-5 विशेषताएं हैं। उनमें से हम जब विशेषताओं को अध्ययन कर लेंगे, फिर हम समझ पाएंगे तुरंत कि ये संदर्भ समूह है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ते चले आए कि प्राथमिक समूह कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वैसे ही हम इसकी भी विशेषताएं देखेंगे। तो आइए अब हम आते हैं संदर्भ समूह की विशेषताओं पर। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं संदर्भ समूह की विशेषताओं को। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहला है इसमें सदस्य होना आवश्यक नहीं। तो देखिए, अगर हम संदर्भ समूह की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसे अपना संदर्भ समूह मानता है, उस समूह का वह व्यक्ति सदस्य हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको ये थोड़ा सा सब समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लगेगा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब अगर संदर्भ समूह है तो हो सकता है कोई व्यक्ति उस समूह का हिस्सा हो, सदस्य हो, या हो सकता है उस समूह का सदस्य न हो। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कोई छात्र है, किसी छात्र के लिए दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्र जो हैं, जो पढ़ते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये कोई छात्र है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र का संदर्भ हो सकता है या प्रेरणा या आदर्श हो सकता है। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस छात्र के लिए प्रेरणा या आदर्श हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह छात्र जो है, यह छात्र इस इन छात्रों के बीच का हो, यानी इन छात्रों का सदस्य हो, यह जरूरी नहीं है। और यह भी हो सकता है कि इसका सदस्य हो, मतलब वो भी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संदर्भ समूह में कोई सदस्य होना आवश्यक नहीं है, व्यक्ति सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा है, व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। जैसे आप जिसे संदर्भ समूह अपना मानते हैं, वो समूह आपके व्यवहार, सोच और विचार, जीवन शैली, ये इन सब को प्रभावित करता है। अगर आप जिसे अपना आदर्श मानेंगे या प्रेरणा का स्रोत मानेंगे, जो आपके लिए संदर्भ समूह होगा, आप सोचेंगे कि यार मैं उसके जैसा जीवन शैली जीऊं, क्योंकि मुझे उनके जैसा बनना है। आप जैसे अगर आप कोई आईएएस का समूह है, तो उस समूह से आप यही प्रेरणा लेंगे, आप सोचेंगे कि मैं भी उनके जैसा जीवन शैली अपनाऊं, भले ही मैं सदस्य नहीं हूं अभी, भले ही अभी मैं सदस्य नहीं हूं, लेकिन उनके जैसा जीवन शैली मेरा भी रहे। जैसे अगर वो 7 बजे उठते हैं तो आप भी उठ जाते हैं, आप भी दौड़ने जाते हैं, फिर आते हैं पढ़ाई करते हैं उनके जैसा बनने के लिए।
तो उनके जैसा लगभग जीवन शैली आप अपनाने का प्रयास करते हैं। मतलब संदर्भ समूह व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। तो दूसरा विशेषता हो गया कि संदर्भ समूह की व्यवहार और सोच को प्रभावित करता है। और तीसरा है प्रेरणा या आदर्श का स्रोत। ये तो सिंपल है, आप जिसे अपना संदर्भ मानते हैं उसे आप प्रेरणा के तौर पर देखते हैं और उनके जैसा बनना भी चाहते होंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा विशेषता। सामाजिक तुलना का आधार। व्यक्ति जिसे अपना संदर्भ समूह मानता है या व्यक्ति का जो संदर्भ समूह होता है उससे तुलना करता है। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उससे खुद से तुलना करेगा कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं कि आईएएस बनने लायक, उनके अंदर कौन सा गुण है, उनके जो संदर्भ समूह उसका है उसके गुणों का और अपने गुणों का तुलना करेगा। और अगर उनके जैसा नहीं है तो हो सकता है उन गुणों को भी अपने अंदर लाने का प्रयास करें। जैसे एक डिसिप्लिन है, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। तो अनुशासन जो बन गए हैं, जो आईएएस बन गए हैं ऑलरेडी, अगर उनका वो अपना संदर्भ समूह मानता है या संदर्भ समूह है उस व्यक्ति के लिए, तो वो कोई अगर यक्ष व्यक्ति है तो वो भी अपने जीवन में अनुशासन लाने का प्रयास करेगा। मतलब सामाजिक तुलना का आधार, तुलना करेगा खुद से और उस वैल्यू को लाने का प्रयास भी कर सकता है। तो ये कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति प्रयास करे ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकता है। और पांचवा है समय के साथ परिवर्तनीयता। संदर्भ समूह लक्ष्य के साथ बदलता रहता है। जैसे किसी का लक्ष्य है आईएएस बनना, तो आईएएस को अपना संदर्भ समूह मानेगा आईएएस के लोगों का। लेकिन अगर उसका लक्ष्य हो गया कि कुछ और बनना, जैसे सेना में भर्ती होना, तो वो कोई जो सबसे उच्च सबसे अच्छा काम किया रहेगा जो सेना में, उसको अपना संदर्भ समूह मानने लगेगा। तो लक्ष्य के अनुसार संदर्भ समूह बदलते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि समय के साथ संदर्भ समूह बदलता रहता है, यानी संदर्भ समूह में परिवर्तनीयता होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा चौथा। अब हम बात करते हैं पांचवे की। पांचवा यानी छठा, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब बात करेंगे संदर्भ समूह की छठा विशेषता, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अब ये बात हम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सकारात्मक मतलब क्या है यहाँ और नकारात्मक मतलब क्या है। सकारात्मक मतलब ऐसा समूह, ऐसा संदर्भ समूह जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, यानी जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं। जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं वो हो गया सकारात्मक। मतलब संदर्भ समूह सकारात्मक हो सकता है, जैसे मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन नकारात्मक वो हो गया जिनके जैसा आप नहीं बनना चाहते, कि ये लोग गंदे हैं, ये समूह गलत कार्य करता है, तो मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। तो अगर आप इनके जैसा नहीं बनना चाहते, यानी जिसे आप फॉलो नहीं करते हैं, वो हो गया नकारात्मक समूह, नकारात्मक संदर्भ समूह। तो यहाँ पर संदर्भ समूह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, जिसे आप फॉलो नहीं करना चाहते। तो आई होप आपको ये संदर्भ समूह की 6 विशेषताएं जो हैं आपको समझ आया होगा। तो हमने यहाँ पर 6 विशेषताओं को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे समवयस्क समूह। समवयस्क समूह क्या है हम देखते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं समवयस्क समूह और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम देखेंगे समवयस्क समूह है क्या। तो पढ़ते हैं हम। वह समूह होता है जिसमें समान आयु के व्यक्ति, जिसमें समान आयु के व्यक्ति, समान स्थिति के लोग शामिल होते हैं। तो समवयस्क सामाजिक समूह क्या होगा। समवयस्क सामाजिक समूह वह समूह होगा जिसमें समान आयु के व्यक्ति होंगे, यानी समान उम्र के व्यक्ति होंगे। मतलब जो भी सदस्य होंगे उनकी आयु समान होगी, बराबर होगी। उसके बाद इसमें दूसरा है समान स्थिति के लोग। मतलब अगर इनके सदस्यों के बीच देखा जाए तो लगभग जो स्थिति होती है सभी सदस्यों की समान होती है, कोई भी असमान स्थिति वाला सब इस समूह में नहीं होगा। इसका ये परिभाषा है। इसमें कह रहा है समवयस्क समूह वह समूह होता है जिसमें समान आयु के व्यक्ति तथा समान स्थिति के लोग शामिल होते हैं और उनके बीच समान रुचि, मित्रता और समान अनुभव पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, ये भी पाया जाएगा। मतलब समान आयु के लोग व्यक्ति होंगे, समान स्थिति के लोग शामिल होंगे इस समूह में,
इसके अलावा क्या होगा, उन समूहों में समान रुचि होगी, यानी जो भी समवयस्क समूह के सदस्य होंगे उनके बीच समान रुचि होगी और मित्रता होगी और समान अनुभव पाए जाएंगे, लगभग उनके अनुभव समान पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं समवयस्क समूह की विशेषताओं की। तो इसमें सबसे पहला है समान आयु, जो आपने परिभाषा में पढ़ा, मतलब सदस्य लगभग एक ही उम्र के होते हैं, ये तो इजी है। उसके बाद दूसरा है समान रुचियां, मतलब सदस्यों के बीच जो भी है, जो भी समवयस्क समूह है, समवयस्क समूह के सदस्यों के बीच लगभग देखा जाए सब लोगों की रुचियां हैं वो समान होंगी, मतलब सभी सदस्य की रुचि समान होगी। अब रुचि में क्या आ जाएगा, पसंद जो है वो लगभग सभी का एक जैसा होगा, नापसंद है एक जैसा होगा, मतलब कैसा लाइफ स्टाइल उनका है लगभग मेल खाता रहेगा। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पसंद नापसंद सोच गतिविधियां मिलती जुलती रहती हैं। उसके बाद तीसरा है अनौपचारिक संबंध, यानी संबंध में कोई ठोस नियम नहीं होता, कड़क नियम नहीं होता, अनौपचारिक संबंध होता है, नियम दोस्ती पर आधारित होता है, कोई मतलब कोई नियम कानून नहीं होती बल्कि दोस्ती पर आधारित होती है। उसके बाद चौथा विशेषता है प्रभावशीलता, यानी जो समवयस्क समूह होता है ना, वो व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित करता है, उसके सोच विचार उसके व्यवहार ये बहुत प्रभावित करता है, यानी व्यक्ति के व्यवहार भाषा आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम समवयस्क समूह का उदाहरण लें तो जैसे स्कूल का दोस्त है, अब स्कूल के दोस्त हैं, लगभग उनकी उम्र समान है, लगभग उनकी रुचि समान है, लगभग उनका बोल सकते हैं कह सकते हैं स्थिति समान है, लगभग समान है, सभी लोगों का स्कूल में स्थिति तो समान नहीं होगा लेकिन फिर भी वहां पर समानता का भाव होता है, समानता दिखाई देती है। तो वो है स्कूल के दोस्त। और स्कूल के दोस्त जैसे होंगे, मतलब जैसे आपके दोस्त रहेंगे वैसे आप भी रहेंगे। अगर आपने सही लोगों से दोस्ती किया तो आप भी थोड़ा ऊंचे उठेंगे, ऊंचा जाएंगे। अगर आप वही एकदम जो निचली स्तर के सोच रखते हैं, निम्न स्तर के सोच रखते हैं, उनसे दोस्ती करेंगे तो फिर आप नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए हमारे माँ बाप कहते हैं अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, सीखो उनसे। इसीलिए बोला जाता है, जबकि हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं। अब पता नहीं क्यों मानते हैं वो अलग बात है, इसलिए मानते हैं क्योंकि आप लोगों को लगता है कि माँ बाप हमेशा डांटते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं ये मत करो वो मत करो, तो आपको दुश्मन नजर आने लगते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना, ये सिर्फ मुझे रोकने के लिए पैदा हुआ है, मतलब आपको ऐसा लगने लगता है अपने पेरेंट्स के बारे में। जबकि पेरेंट्स काफ़ी हद तक सही होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स बिल्कुल दूध के धुले ही होते हैं, वो एकदम हमेशा सही ही होते हैं। पेरेंट्स की बहुत कमियां हैं। आज अगर अच्छी पेरेंटिंग होती, अगर आज भारत में अच्छी पेरेंटिंग होती तो अच्छे बच्चे स्वयं ही आते, अच्छे बच्चों को बनाना नहीं पड़ता। तो अच्छे बच्चों अच्छा बच्चा बने इसके पहले आपको सही पेरेंटिंग करनी है, अच्छे माँ बाप रहे, ये भी एक शर्त है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन माँ बाप कुछ जो बेसिक सलाह देते हैं वो ठीक ही देते हैं, मैं ये कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम स्कूल के दोस्त को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं समवयस्क समूह के। उसके बाद यहाँ पर पांचवा विशेषता है समान स्थिति या समानता का भाव। अच्छा, समान स्थिति स्कूल के दोस्त में होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। कोई हाई क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, तो स्थिति तो समान नहीं है, लेकिन समानता का भाव होता है। आप स्कूल में जाते हैं, आप कोई भी हो, आप तुर्रम खा हो, चाहे आप एकदम निचले स्तर का व्यक्ति हो, आपके पास सिर्फ भोजन जैसी सुविधा है, आवास जैसी सुविधा है, और कोई हाई क्लास का है जो मर्सिडीज में आता है, लेकिन स्कूल में घुसने के बाद आप सभी बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ समानता का भाव होता है। तो समानता का भाव होगा। समान स्थिति ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन समानता का भाव जरूर होगा, समानता का भाव होगा। इसका मतलब समानता का भाव मतलब कह सकते हैं कि समान स्थिति कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सबको बराबरी का दर्जा मिलता है और स्थिति लगभग समान होती है, लगभग स्थिति समान होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समवयस्क समूह आया होगा और इसकी विशेषताएं जो है वो भी समझ आया होगा। मैं एक बार और इसे पढ़ देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। समवयस्क समूह वह समूह होता है जिसमें समान उम्र के लोग और समान स्थिति के लोग शामिल होते हैं।
तो इसमें जो समान उम्र के व्यक्ति हैं और समान स्थिति के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा क्या होगा, मतलब जो इसके अलावा होना चाहिए, इसके अलावा सदस्यों या उनके बीच समान रुचि, मित्रता और समान अनुभव पाए जाते हैं। तो जो भी समवयस्क समूह होगा उसके सदस्यों के बीच समान रुचि होगी, मतलब जो एक सदस्य का रुचि है लगभग दूसरा का, तीसरे का, जो भी सदस्य होगा उनकी रुचियां लगभग मिलती जुलती रहेंगी, उनकी पसंद नापसंद ये सब मिलता जुलता रहेगा। उसके बाद समान अनुभव पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा परिभाषा। अब हमारा विशेषता था समान आयु, उसके बाद समान रुचि, अनौपचारिक संबंध, प्रभावशीलता, समान स्थिति या समानता का भाव। मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। तो अगर आप इसे नोट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं सामाजिक समूह के अगला प्रकार हमारा एक है अर्ध समूह, उसके बाद है औपचारिक समूह, एक है और एक है अनौपचारिक समूह। 3 और बचा है बस, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आएंगे सामाजिक स्तरीकरण पे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं औपचारिक समूह के बारे में, औपचारिक समूह की परिभाषा और इसकी विशेषताएं। औपचारिक समूह क्या है? औपचारिक समूह वह समूह होता है जो निश्चित नियमों, कानूनों और स्पष्ट संरचना के आधार पर बनाया जाता है। मतलब औपचारिक समूह में निश्चित नियम होंगे और कानून होंगे और स्पष्ट संरचना के आधार पर बनाया जाता है, जहां सदस्यों के कार्य और भूमिकाएं तय होती है। मतलब किसी भी सदस्य के कौन से कार्य हैं, कौन सा काम किस सदस्य को करना है और क्या उसकी भूमिकाएं हैं, ये तय होगी, ये पहले से तय होंगी। तो औपचारिक समूह में स्पष्ट नियम होते हैं, कानून होता है और स्पष्ट संरचना होती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो सबसे पहला विशेषता हो जाएगा नियम व कानून पर आधारित। तो जो औपचारिक समूह होगा वो नियम और कानून पर आधारित होगा। उसके बाद स्पष्ट संरचना, मतलब पद व जिम्मेदारी पहले से तय होगी। उदाहरण के लिए स्कूल में जो मैनेजर है उसके जिम्मेदारी अलग है। टीचर जो है पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी अलग है। मतलब पद व जिम्मेदारी अलग अलग हैं और यहाँ पर मैनेजर की जिम्मेदारी पहले से तय है, टीचर की जिम्मेदारी पहले से तय है। उसके बाद औपचारिक संबंध, तीसरा विशेषता औपचारिक संबंध, यानी संबंध काम तक सीमित होते हैं, व्यक्तिगत नहीं। अब कोई स्कूल में जो पढ़ाने जाता है टीचर, वहां सिर्फ पढ़ाने जाता है, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है कि इसलिए वो जाता है। परिवार में व्यक्तिगत संबंध होते हैं और प्रत्यक्ष संबंध होता है। उसके बाद हमारा चौथा है निर्धारित उद्देश्य, मतलब औपचारिक समूह के निर्धारित उद्देश्य होंगे। निर्धारित मतलब निश्चित, समूह किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनता है। तो यह जो समूह होगा औपचारिक समूह होगा किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे ऑफिस है, सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था किसी खास लक्ष्य के लिए ही कार्य करती है। जैसे सरकारी संस्था एक हो गया, मान के चलिए इलेक्शन कमीशन। तो चुनाव आयोग हो गया। चुनाव आयोग क्या कार्य क्या है? चुनाव करवाना। और जो भी राजनीतिक नई नई पार्टियां बन रही हैं, जो इलिजिबल हो गई हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, राज्य क्षेत्रीय पार्टी के लिए, उनका दर्जा देना। तो यही कार्य है। तो यहाँ पर इनका लक्ष्य क्या है? चुनाव कराना। और इनकी क्या भूमिकाएं हैं? इस चुनाव के अलावा ये भूमिकाएं भी हैं कि जो भी पार्टियां नई नई बन रही हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो ये सब भी है, उनका कार्य है। मतलब समूह किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो यही हो गया औपचारिक समूह। औपचारिक समूह कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें निश्चित नियम कानून होते हैं, स्पष्ट संरचना होती है। स्पष्ट संरचना मतलब जो भी व्यक्ति है इसके पद और जिम्मेदारी पहले से तय होती है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं, क्या कार्य करेगा। उसके बाद औपचारिक संबंध होता है, संबंध नियमों पर आधारित होता है और कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, काम तक सीमित संबंध होता है। उसके बाद यहाँ पर है निर्धारित उद्देश्य। तो ये सब हो गई इसकी विशेषताएं और हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक समूह। एक और समूह है अनौपचारिक समूह, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फिर हमारा एक बचेगा अर्ध समूह। फिर हमारा ये समूह के जो सामाजिक समूह के प्रकार हैं वो एंड हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा सामाजिक स्तरीकरण। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं अनौपचारिक समूह। अनौपचारिक सामाजिक समूह क्या है? देखिए वह समूह, अनौपचारिक समूह वह समूह होता है जो स्वयं बनता है। मतलब
ये कोई नियम के आधार पर नहीं बनता, स्वयं बन जाता है। मतलब यहाँ पर कोई निश्चित नियम नहीं होगा और जिसमें कोई तय नियम व स्पष्ट संरचना नहीं होती। स्पष्ट संरचना मतलब किसी व्यक्ति की या किसी सदस्य का क्या कार्य है, क्या भूमिका है, ये कोई निश्चित नहीं होता। मतलब यहाँ पर कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती कि कोई व्यक्ति क्या कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति क्या कार्य करेगा। जैसे मैंने इसके पीछे बताया था, स्पष्ट संरचना उसमें होती थी औपचारिक समूह में, और यहाँ पर स्पष्ट संरचना नहीं होती और तय नियम नहीं होते, और यह समूह स्वयं बनता है। इसकी सबसे बड़ी बात, यह समूह स्वयं बनता है, किसी नियम के आधार पर इसे बनाया नहीं जाता। और संबंध दोस्ती और भावना पर आधारित होती है, ना कि कोई नियम पर आधारित। संबंध दोस्ती और भावना पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए दोस्त, पड़ोस। पड़ोस से आप थोड़ा भावनात्मक संबंध कम हो सकता है लेकिन रहता है। उसके बाद यह पड़ोस स्वयं बन जाता है, इसमें कोई बनाना थोड़ी क्यों पड़ता है कि आपको पड़ोस बनाना पड़ेगा, भाई आप मेरा पड़ोस बन जाओ। आपके पड़ोस हैं तो पड़ोस बन गए। तो यह जो अनौपचारिक समूह है, यानी अनौपचारिक समूह है, ये स्वयं बनता है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये अनौपचारिक समूह है। जैसे पहला है नियमों का अभाव। तो यहाँ पर नियम नहीं होता कोई, यहाँ पर कोई तय नियम नहीं होता, यानी नियमों का अभाव, यहाँ कोई नियम नहीं होते। दूसरा है भावनात्मक संबंध, यानी जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं अनौपचारिक समूह के, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और स्वतः निर्माण, ये तो इसकी मूल विशेषता हो गई, स्वतः निर्माण, ये स्वतः बनता है, इसे बनाना नहीं पड़ता, स्वतः निर्माण। और चौथा विशेषता है लचीलापन, यानी इसमें लचीलापन होता है, कोई सख्ती नहीं होती, इसमें कठोरता नहीं होता, सख्ती नहीं होती। व्यक्ति इस समूह में आसानी से शामिल हो सकता है, व्यक्ति इस समूह में आसानी से शामिल हो सकता है, आसानी से बाहर निकल सकता है। मतलब लचीलापन होता है, कोई सख्ती नहीं होती कि नहीं ये शर्त है, इतना कठोर कठोर शर्त है, अगर आप ये पूरा करोगे तभी आप अनौपचारिक समूह का हिस्सा बनोगे, सदस्य बनोगे। तो ये इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब आप समझ गए होंगे, कोई सख्ती नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है आप अनौपचारिक समूह को समझ गए होंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्ध समूह, हमारा लास्ट प्रकार। अर्ध समूह क्या है? तो हमने सामाजिक समूह के प्रकार देखा, लेकिन ये अर्ध समूह सामाजिक समूह का प्रकार नहीं है। बेसिकली सामाजिक समूह और अर्ध समूह क्या होता है, उनमें हम अंतर के तौर पर देख सकते हैं। मतलब जैसे सामाजिक समूह होता है, लेकिन वैसे ही एक अर्ध समूह होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसे बताते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अर्ध समूह। ये पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि सामाजिक समूह और अर्ध समूह में क्या अंतर होता है, कैसे कोई अर्ध समूह सामाजिक समूह बन जाता है। कोई भी समूह है उसे हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे जब तक वह कुछ शर्तों को पूरा नहीं करेगा, और जब वह शर्तों को पूरा नहीं करेगा, जो शर्तों को पूरा नहीं करता है, वही है अर्ध समूह। तो देखते हैं अर्ध समूह क्या है, और इसके कुछ हम उदाहरण लिए हैं, उससे हम समझेंगे कि कैसे यह अर्ध समूह सामाजिक समूह भी बन सकता है। तो यहाँ पर है अर्ध समूह। अर्ध समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें लोग एक ही श्रेणी के होते हैं, मतलब एक ही स्तर के लोग होते हैं, एक ही स्तर के लोग होते हैं, लेकिन उनमें संगठन यानी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। वे लोग, उनमें संगठन नहीं होता, उनमें संरचना नहीं होता, उनमें कोई स्पष्ट संरचना नहीं होती, और आपसी संबंध स्पष्ट या पक्का नहीं होता। और उनके बीच आपसी संबंध जो होता है, जो एक संबंध पाया जाता है उनके बीच, वो पक्का नहीं होता या स्पष्ट नहीं होता। तो ये है हमारा अर्ध समूह। अर्ध समूह ऐसे लोगों का समूह है जिसमें लोग एक ही श्रेणी के होते हैं, लेकिन उनमें संगठन, संरचना व संबंध स्पष्ट नहीं होते। उदाहरण के लिए अमीर वर्ग। अमीर वर्ग एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन उनके बीच कोई स्पष्ट संरचना नहीं है। जैसे गरीब वर्ग, जैसे महिलाएं, महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी एक अर्ध समूह के तौर पर हैं, लेकिन उनमें अर्ध समूह किस लिए है? क्योंकि उनमें स्पष्ट संगठन नहीं होता, संरचना नहीं होता, या स्पष्ट आपसी संबंध नहीं होता। तो अर्ध समूह के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं कैसे कोई अर्ध समूह सामाजिक समूह बन सकता है। यहाँ पर लिखा है अर्ध समूह पूरी तरह सामाजिक समूह नहीं होता, मतलब पूरी तरह यह सामाजिक समूह नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन सकता है। अगर ऐसी कंडीशन बनी
तो कुछ कंडीशन ऐसे हैं, अगर वो बनी तो वो अर्ध समूह सामाजिक समूह बन जाएगा। उदाहरण के लिए कोई महिला है, ठीक है, भारत में महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। वे महिलाएं जब तब तक महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या हैं, वे महिलाएं एक लिंग समूह की तरह है। मतलब कोई पुरुष है, सारे पुरुष हो गए तो पुरुष एक लिंग समूह की तरफ है, तरह हैं। और महिलाएं हो गई, महिलाएं एक लिंग समूह की तरह हैं। लेकिन अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संगठन बना ले तो उनमें क्या हो गया, अगर संगठन बनाएगा तो उनमें स्पष्ट संरचना भी आ जाएगी। अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए स्पष्ट संगठन बना लेंगी तो वो हो जाएगा सामाजिक समूह। यही इसमें डिफरेंट है कि महिला केवल एक लिंग समूह है, लेकिन जब वे अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाती हैं तो वह सामाजिक समूह बन जाता है। तो परिस्थितियां अगर बनी तो अर्ध समूह सामाजिक समूह हो सकता है या बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अर्ध समूह समझ आया होगा। और इसको हमने जो एक पॉइंट बताया कि अर्ध समूह पूरी तरह सामाजिक समूह नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां बनी तो यह सामाजिक समूह बन सकता है। तो एक उदाहरण के थ्रू हमने समझा, जैसे महिलाओं का उदाहरण लिया। महिला केवल एक लिंग समूह है, लेकिन जब वे अपने अधिकार के लिए संगठन बनाती हैं तब वह सामाजिक समूह में बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा अर्ध समूह। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे, और अभी तक हमने जितना भी आपको सिखाया आपको वो समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे सामाजिक स्तरीकरण। फिर हमारा एक टॉपिक और बचेगा, समाज व सामाजिक नियंत्रण। वो हमारा एंड हो जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और थैंक यू।